Good morning to all of you. We are starting a new series in which we will try to cover entire modern history. ये लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम बात करेंगे कि यूरोपियन पावर्स, चाहे कोई भी पावर्स हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, चाहे पुर्तगाली हों, कैसे इंडिया में आए और क्या ज़रूरत थी उन्हें सी रूट डिस्कवर करने की, क्योंकि जितनी भी पावर्स थी हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं सी रूट से आई थी। ठीक है, तो अगर हम 7th सेंचुरी की बात करते हैं, 7th सेंचुरी में क्या होता है कि जो रेड सी है, रेड सी कहाँ है, जैसे ये है रेड सी, ऐसे देखोगे और यहाँ पे है ऐसे करके अरबियन पेनिनसुला, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे है पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो जो अरब थी, ये अरब जो पावर थी, इसका ना कब्जा हो गया था इस रेड सी पे। ठीक है, रेड सी पे यहाँ जस्ट बगल पे यहाँ पे इजिप्ट है, यहीं पे एक ऐसे करके पेनिनसुला भी है। ठीक है, इसको कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिनाई पेनिनसुला। तो जो रेड सी है, यहीं के पास में, इजिप्ट के पास में, यहीं पे एक कैनाल गुजरती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड स्वेज कैनाल। ठीक है, इसको कहते हैं स्वेज कैनाल। तो प्रॉब्लम ये थी, जो अरब का कब्जा था वो इन दोनों पे हो गया था, चाहे वो रेड सी हो या पर्शियन गल्फ पे। इसलिए जो ट्रेड हो रहा था वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। ठीक है, जो यूरोप में ट्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत कई प्रकार की उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि भाई ट्रेड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, इसलिए हमें एक न्यू रूट डिस्कवर करना है, जिसकी वजह से हम क्या करें, जो यूरोप ये अरबिन जो पेनिनसुला जिस पे कवर कर रखा है अरब ने, तो उसको मतलब अवॉइड करा जा सके, यानी उसको हम बाईपास करके हम दूसरे रूट से हम ट्रेड को कर सकें, जो ट्रेड हमारा हो रहा है तो उसको हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक, तो आई हैव रिटन सम पॉइंट हियर, क्यों क्यों आए वो लोग यहाँ पे। तो पहला पॉइंट यही कि जो रोमन एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया था। अगर हम इटली की बात करते हैं, जैसे मान लो ये मेडिटरेनियन सी है, इसी के अंदर ऐसे करके एक जगह है, दैट मतलब एक कंट्री है, दैट इज कॉल्ड इटली। तो इटली में ही दो सिटीज़ थी जो बहुत फेमस थी, दैट इज कॉल्ड वेनिस। ठीक है, वेनिस और जेनोवा। ठीक है, ये कोस्टल होने की वजह से इनको ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इस ट्रेड में फ़ायदे की वजह से जो सबसे पहले रेनेसा आया वो यहीं पे आया था। लेकिन रोमन एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद किसी भी रोमन एम्पायर में इतनी पावर नहीं थी जो टर्की एम्पायर था, जो सुल्तान महमूद टू था वहाँ पे, तो उसको चैलेंज कर सके। यानी टर्की का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था। और यहीं पे अगर हम ये टर्की आधा यूरोप में आता है और आधे हमारे एशिया में आता है, तो यहीं पे एक जगह होती है ऐसे करके, उसको कहता है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहाँ पे इसका कब्जा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से उसके लिए यहाँ पे एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था कि यूरोप में इजीली एक्सपेंड कर सकता था, जिसकी वजह से फर्दर इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया, तो रोमन एम्पायर डायरेक्टली चैलेंज तो कर नहीं सकता तुर्की को कि हाँ कि आप जाओ और लड़ो उनसे। ठीक है, तो रोमन एम्पायर ने क्या करा, जो अदर कंट्रीज़ थी, जैसे हमारी स्पेन हो गई और फिर पुर्तगाल हो गई, इनको असिस्ट करा। इसके अलावा और भी अदर कंट्रीज़ ने क्या करा, इनको असिस्ट करा कि हाँ तुम रूट डिस्कवर करो। ठीक है, तो पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये कि रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकता था। दूसरा, वही मैंने तुम्हें बताया कि जो अरब का कब्जा हो गया था पर्शियन गल्फ पे और रेड सी पे। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये रेड सी है ऐसे करके, फिर यहाँ पे मैं पता ही हमारा अरब सी है, और ऐसे करके अरबियन पेनिनसुला। ठीक, अरबियन कंट्रीज हैं सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे फिर यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। ठीक है, उसके ऊपर जस्ट ईरान है। ठीक, तो कब्जा हो गया उसका। इसके अलावा 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल डिक्लाइन हो गया था, मैंने बताया था, उनको मिल गई थी, मतलब उस पर इनका कब्जा हो गया था यूरोप टर्की का। और जो सुल्तान महमूद टू था वहाँ का रूलर, ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हुआ था। मैंने कहा था कि कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहा था अरब, कि भाई तुम ट्रेड करोगे, कई प्रकार के तुम्हें टैक्स पे करने पड़ेंगे, और भी कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शन थी, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि उन्हें ईस्टर्न वर्ल्ड से ट्रेड करना था। ठीक है, जैसे इंडिया उसमें से एक है, तो उससे ट्रेड करना था, तो इसलिए वो रूट डिस्कवर करना चाहते थे ताकि हम इजीली ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकें। ठीक, और 15वीं सेंचुरी में यूरोप में क्या होता है, रेनेसा आ गया था। रेनेसा सिंपली मतलब होता है हिंदी में पुनर्जागरण, यानी एक ऐसा स्पिरिट, एक नया जोश, एक नई ही उमंग, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो बिल्डअप हुई 15वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हाई थी। इवन 15वीं सेंचुरी में वहाँ पे इतनी एडवांसमेंट थी कि भाई इतनी एडवांस शिप बिल्डिंग करी जा रही थी वहाँ पे, जो इतनी दूर होने के बावजूद भी इतने लंबे से रूट को कवर करके वो इंडिया तक पहुँच गए। तो उसमें कितनी ग्रेट एडवांसमेंट थी वहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में, दैट यू कैन इमेजिन। तो शिप बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की बन रही थी वहाँ पे। ठीक, शिप बिल्डिंग थी, और नेविगेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ था वहाँ पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था। ठीक, ट्रेड जो कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से जैसे ट्रेड बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज था। जो एग्रीकल्चर था उसमें भी कमर्शियल क्रॉप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही थी। एग्रीकल्चर मतलब इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज हुआ था कि जो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, प्रोडक्शन था, वो बहुत ज़्यादा हाई था। एक सेकेंड, हाँ। अब जो सप्लाई ऑफ मीट थी बहुत ज़्यादा। सिंपली क्या होता है, जब मीट को क्या करा जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, अगर उसको हम जनरली गार्निश करके ऐसे रख देते हैं तो जो हमारा वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो उसमें मेनली जो यूज़ करा जाता है वो ब्लैक पेपर कहा जाता है, जैसे दैट इज़ काली मिर्च। और इंडिया उस समय भी सुप्रीम था इस चीज़ में, और आज भी सुप्रीम है। ठीक, अगर हम बात करें साउथ सदर्न इंडिया में, तो केरला टॉप नंबर पर आता है इसमें प्रोडक्शंस में। ठीक, तो उसके लिए स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा जरूरत। इंडिया की हमेशा से जो इंपॉर्टेंस थी वो मेनली कहा जाता है कि जो मसालों में इंडिया हमेशा से किंग था, और इवन आज भी है। ठीक, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी। प्रॉस्पेरिटी यानी पैसा पुनर्जागरण हुआ है, जैसे प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ है, ट्रेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, तो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा, नहीं पैसा अच्छा खासा है। तो वो चाहते जो ओरिएंटल गुड्स थी, जो कि बहुत लग्जरी टाइप की होती है, ये नहीं कि नॉर्मली चीज़ को जैसे नहीं, जो लग्जरी टाइप की थी, ठीक, उनको उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी वहाँ पे। तो दो सिटीज़ थी उनके बारे में मैंने बताया था कि यही है, दैट इज़ ये वेनिस और जेनोवा। ठीक,
तो इन्होंने हेल्प करी स्पेन की और पुर्तगाल की। ठीक, अब इनकी लोकेशन देख लो, ये है हमारा, मान लो जो ये पुर्तगाल और स्पेन, तो ये वाली जो है ना ये कंट्री, ये तो हो गया पुर्तगाल, ठीक, और ये हो गया तुम्हारा स्पेन। ठीक, यहाँ पर ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ टोर्डेला। ठीक, ट्रीटी ऑफ टोर्डेला, इस ट्रीटी के थ्रू दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। ठीक, अब शुरुआत करते हैं कि कैसे स्टार्टिंग हुई, अब क्यों कंडीशंस बिल्डअप हुई। मैंने बताया क्यों रोड डिस्कवर करा। पहला पॉइंट कि भाई ट्रेड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, ट्रेड बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर था, कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शन उनके ट्रेड पर लगाई जाती थी, इसलिए जो अरब की जो मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर, चाहे हम इधर स्वेज कैनाल वाला रूट, रेड सी वाला रूट देखें या फिर ऊपर वाला पर्शियन गल्फ वाला, इन दोनों को अवॉइड करके, इनको बाईपास करके एक नया सी रूट डिस्कवर करना चाहते थे ताकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी ट्रेड के ऊपर उसको हम ईजिली ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो पहले जो एफर्ट लगाई उन्होंने सी रूट डिस्कवर करने की, वो लगाया था जो प्रिंस ऑफ पुर्तगाल थे, जिनका नाम था हेनरी। ठीक है, इनका निक नेम था नेविगेटर। एक्चुअली पोप निकोलास 5 थे, ठीक, 5 लिखा हुआ है, पोप निकोलास 5 ने उन्होंने एक बुल दिया, ठीक, सांड दिया कि जाओ और फतेह करके आओ। तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि इतनी बड़ी सी को तुम ऐसे क्रॉस कर दो, तो खैर वो ऐसे ही मर गए, वो उनका सपना पूरा होने से पहले मर गए। सेकेंड एफर्ट लगाई थी, सेकेंड एफर्ट जिन्होंने लगाया जिनका नाम था बार्थलोम्यू। ठीक, ये 1480s के आसपास। ठीक, ये क्या करते हैं, अगर हम जैसे देखो, ये अगर हम देखें, ये ऐसे करके, ये अफ्रीकन कोस्ट है। ठीक, अफ्रीकन कोस्ट है, और यहीं पे एक जगह है दैट इज़ कॉल्ड केप ऑफ गुड होप। तो यहीं पे आते हैं और घूम फिर के यहीं से वापस चले जाते हैं, कुछ खास कर नहीं पाते। तो केप ऑफ गुड होप अगर मुझे लेता तो यहीं पे है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं कि फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। अब कैसे, मतलब इन्होंने दोनों एफर्ट लगाई, प्रिंस ऑफ हेनरी पुर्तगाल उन्होंने कोशिश की लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाई। सेकंड एफर्ट लगाई तुम्हारी ये बार्थलोम्यूज ने, लेकिन इनका भी सपना पूरा नहीं हो पाया। अब किसने सक्सेसफुल एफर्ट करी, किसने सक्सेसफुली इस चीज़ को डिस्कवर करा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहला एफर्ट लगाया किसने, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा 1498 में क्या हुआ। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई क्या खास रहा था वास्को डी गामा में कि वही उसने रूट डिस्कवर कर लिया, बाकी किसी ने डिस्कवर नहीं कर पाया। तो रीज़न उसका ये था, उनके पास था ह्यूमन कंपास, यानी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, ऐसा पर्सन था जो कि इंडिया का था, जिसका नाम था अब्दुल माजिद, जो कि गुजराती पायलट था, जिसको अच्छे तरीके से पता था कि रूट कहाँ है, कैसे है, तो वही फिर इनको लेके आता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके इंडिया के देखें तो ऐसे सदर्न कोस्ट है इंडिया का, तो यहीं पे केरला है, केरला के यहीं पे था एक एम्पायर था जिसका नाम था जमोरिन। ठीक, इसी जगह को कहा जाता है कैलिकट, तो यहाँ पे आता है वो। ठीक, तो यहाँ पे जो रूलर है उसका नाम है जमोरिन, उसको समुद्री भी कहा जाता है। ठीक, वो अच्छे तरीके से वेलकम करता है वास्को डी गामा का। उनको उसके मन में जरा सा भी ऐसा कोई संदेह नहीं है कि भाई जो पुर्तगाली है उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्यों आए हैं, जैसे कोई ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी उसके मन में। फिर वो यहाँ पे आता है और बढ़िया से जमोरिन उनका स्वागत करते हैं। उस समय उन्होंने देखा, जो वास्को डी गामा ने देखा कि वास्को डी गामा को मेनली जो प्रॉब्लम थी वो मुस्लिम से थी। क्यों थी, क्योंकि अरब जो वर्ल्ड था जिसने मोनोपोली बना रखी थी, चाहे पर्शियन गल्फ और रेड सी, तो वो चाहते थे कि मतलब कहीं ना कहीं उनके प्रति तो ज़्यादा ही थी उनके मन में हॉस्टिलिटी टाइप की। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे देखा, जो हमारे सदर्न कोस्ट वहाँ पे कई प्रकार के ट्रेडर्स थे, वहाँ पे जावास थे, अफ्रीकन थे, चाइनीज़ थे, अरब्स थे, बहुत तरीके के थे। तो इनकी इंटेंशन ऐसी थी कि वो जो जितना भी ट्रेड है, क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, बहुत ज़्यादा लाभदायक था, कई प्रकार के कई गुना उनको प्रॉफिट होता था, वो चाहते थे इस ट्रेड को खुद मोनोपोली कर लें, इसके ऊपर सबको निकाल दें और हम इस पर अपना कब्जा जमा लें और जितना भी प्रॉफिट हो हम इजीली इसको गेन कर सकें। जिसमें से मेनली वो चाहते जितने भी जो अरब कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक, उनको मेनली एक्सक्लूड करना चाहते थे क्योंकि उनकी ट्रेड उनके साथ पहले से थी। ठीक, खैर पहले उन्होंने कुछ ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे उठाया नहीं। वास्को डी गामा ने क्या करा, बहुत सारा कार्गो लिया, बहुत सारा मतलब वहाँ से जो कमोडिटीज़ थी उन्होंने ली और वापस चले गए। जब वहाँ जाकर उन्होंने यूरोपियन मार्केट में बेचा तो बहुत ही महंगे दामों पर बिका वो, अराउंड आई थिंक 60 टाइम्स था वो, ठीक, 60 टाइम्स, इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला उनको। तो ये एक बहुत बड़ा एफर्ट था, लोगों के मन में एक आई ओपनर के फॉर्म में था कि भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है वहाँ से ट्रेड करके। तो उसके बाद फिर और कई सारे लोगों ने एफर्ट करा। सेकंड एफर्ट किसने करा है, आए हैं पेड्रो एलवारेज कैब्रल। ठीक है, कैब्रल क्यों आए हैं, कैब्रल भी वही काम करने आए कि हम भी जाकर ट्रेड वगैरह करेंगे और बढ़िया से पैसा कमाएंगे। ठीक, तो 1500 में नाम इनका पीए कैब्रल, कैलिकट पहुँचते हैं। ठीक, पहली फैक्ट्री अगर किसी ने सेटअप करी है तो वो कैब्रल थे। ठीक है, अगर हमसे पूछता है कि भाई फर्स्ट यूरोपियन पावर्स जिसने पहली फैक्ट्री सेटअप करी वो थे कैब्रल, कैलिकट में बनाई है। ठीक, जब उन्होंने फैक्ट्री सिंपली कि देखो, अगर हम मान लो कि कहीं पे किसी जगह पर अगर हम जाते हैं, अगर वहाँ पे अपना कुछ भी इस तरह का मतलब फैक्ट्री बना रहे हो, घर बना रहे हो, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल्स होते हैं ना उनको चीज़ पसंद नहीं आती है। फिर कई प्रकार के से मतलब कहते हैं यार तुम यहाँ से जाओ, ऐसा फलाना ठिकाना टाइप का। तो जैसे उन्होंने फैक्ट्री बनाई तो वहाँ पे लोकल्स ने वहाँ पे अटैक करा, उनकी फैक्ट्री पे लोकल्स, चाहे वो ट्रेडर्स हो, तो वहाँ पे जो लोकल्स रहते थे उन्होंने अटैक करा। तो कैब्रल ही पहले पर्सन थे जिन्होंने बम्बार्डिंग की थी कैलिकट में। ठीक है, बम्बार्डिंग करी उन्होंने कैलिकट में और जितनी मतलब शिप थी, जो शिप्स थी उनको सीज कर लिया, यानी उनको जब्त कर लिया। और उसमें मेनली जो अरब की थी उनको प्लंडर्ड कर लिया और लूट लिया उनको, यानी उनको जब्त करके उनको लूट लिया। ठीक है, जब उन्होंने अटैक करा रिटालिएशन में पीए कैब्रल ने क्या करा, उनको सीज कर लिया और उनको लूट लिया। जितनी मेनली शिप्स थी अरब की। इसके अलावा दो जगह और हैं, एक कोचीन, एक कन्नौज, इनके साथ उन्होंने ट्रीटीज़ भी करी। ठीक, इनके साथ उन्होंने ट्रीटीज़ करी और यहाँ से चुपचाप शांति से वापस लौट गए। सेकंड एफर्ट में फिर आते हैं वास्को डी गामा को भी सुकून नहीं है, क्या फिर से आ गए वो 1501 में फिर से आते हैं, 1498 में आए, 1500 में 2 साल के बाद वो आए, 1501 में 1 साल के बाद फिर से वास्को डी गामा आया।
वास्को डी गामा आया, इस समय क्या था, रिलेशनशिप जो जमोरिन के साथ थी पूरी तरीके से रप्चर हो चुकी थी, टूट चुकी थी। क्यों टूट चुकी थी? क्योंकि चाहता था ट्रेड को मोनोपोलाइज करना, लेकिन जो जमोरिन था वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि जमोरिन के जो राज में जो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो रूलर्स के द्वारा बनाए जाते थे, ठीक, उनको कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। अगर सिंपली अगर तुम कोई रूलर अगर रूल बना रहा है, ठीक है, अगर तुम उसको नहीं फॉलो करो, इसका मतलब कि उसकी सॉवरेनिटी को डायरेक्टली तुम चैलेंज कर रहे हो, यानी उसकी पावर को तुम डायरेक्टली तुम नेगलेक्ट कर रहे हो कि भाई तुम भी नहीं हो कि हमारी भी इंपॉर्टेंस इसमें। तो ये सिंपली ऐसे हुआ था। ऐसे ही कुछ 1757 में बैटल प्लाजी हुआ था, जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने डायरेक्टली जो सॉवरेनिटी थी उसकी साउजदौला की, उसको चैलेंज करा। उसने कहा भाई फोर्टिफिकेशन मत करो उसका, कह रहे हम तो करेंगे, जो मर्जी कर लो। कह रहे वो तो फिर बात की बात है। ठीक है, तो जमोरिन के साथ रिलेशनशिप पूरी तरीके से रप्चर हो चुकी थी, टूट चुकी थी। उन्होंने भी फैक्ट्री सेटअप करी कैनानोर में, ठीक है, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी कैनानोर में। अब अगर हम पुर्तगाली के लिए बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर बन चुके थे, दैट इज कोचीन, कैनानोर और कैलिकट, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, पावर से उन्होंने अच्छे तरीके से फैक्ट्री सेटअप के लिए एक फाउंडेशन रख दिया कि भाई ठीक, अब पुर्तगाली यहाँ की पावर यहाँ से एक्सपेंड होना स्टार्ट होती है। फिर अब जो जितनी भी टेरिटरी, जितनी भी उन्होंने प्लेसेस को ऑक्यूपाई करा, उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, तब अब वहाँ पुर्तगाली गवर्नमेंट चाहती है कि उनको और ज़्यादा कंसोलिडेट करा जाए, उसको मतलब और ज़्यादा एक्सपेंशन करा जाए, और जो प्लेसेस हमने एक्वायर करें उनको कहीं ना कहीं पूरी मतलब प्रॉपर वे में उनको मेंटेन करके रखा जा सके और ज़्यादा एक्सपेंड करा जा सके। तो यहाँ से फिर पुर्तगाली गवर्नमेंट स्टार्ट करती है गवर्नर्स को अपॉइंट करना कि जाओ वहाँ पे जितनी हमारे टेरिटरी उनको कंसोलिडेट करो, यानी एकत्रित करके रखो, उसके साथ साथ उसको एक्सपेंड भी करो, ठीक। तो जो पहला गवर्नर अपॉइंट करती है पुर्तगाली गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं, उनको 3 साल के लिए अपॉइंट करा जाता है, और वो काम क्या करना है, कंसोलिडेशन पोजीशन ऑफ पुर्तगीज इंडिया, यानी जो पुर्तगीज की पावर है इंडिया में उसको कंसोलिडेट करना, उसको एकत्रित करना और ज़्यादा एक्सपेंड करना, राइट। खैर 15 साल में उन्हें एक बैटल लड़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ द्यू, ठीक है, बैटल ऑफ द्यू लड़ना पड़ता है, जिसमें कंबाइंड नेवीज हैं, एक तरफ है इजिप्ट और गुजरात, ठीक है, एक तरफ है इजिप्ट और गुजरात, एक तरफ है अल्मीडा। खैर अल्मीडा में तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अल्मीडा का जो सन था, ठीक है, वो मारा जाता है इसमें, ठीक, उनका बेटा इसमें मारा जाता है। नेक्स्ट जो उनको इतना ज़्यादा वो हुआ, नेक्स्ट उन्होंने फिर से लड़ाई करी, और उस समय दोनों की नेवी को उन्होंने बुरी तरीके से क्रश कर दिया, ठीक है, डिफीट कर दिया दोनों की नेवी को। फिर उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम था? ब्लू वाटर पॉलिसी, जो एक कार्टेज सिस्टम, मिलने का पर्पस ये था कि जो हमारे पुर्तगीज़ हैं उनको एक, जो पुर्तगीज़ थे उनको मास्टर बना देना इंडियन ओशन का, यानी कि कोई भी अगर यहाँ पे हमारे पे एंटर करता है तो हमारी परमिशन से एंटर करेगा, यानी कि अगर तुम मतलब सिंपली अपनी मोनोपोली सेटअप करना उसमें, उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो गवर्नर थे जिनका नाम था अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे गवर्नर, ठीक है। इनको रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज पावर को का इंडिया में, यानी कि जो रियल गवर्नर थे, रियल पर्सन दैट वी कैन से दैट इज कंसोलिडेट द इंटायर जो पोजीशंस ऑफ पुर्तगाली, दैट इज अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। तो उन्होंने को रियल फाउंडर कहा गया। उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करता, परमिट सिस्टम, वही कि भाई हमारे वहाँ अगर एंटर कर रहे हो उसमें तो कहीं ना कहीं तुम्हें हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। इनके समय पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हैं दैट वी हैव टू डिस्कस। कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज 1510 यानी 1510 में एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। सिंपली क्या था, जो बिलजानपुर का मतलब बीजापुर का जो सुल्तान था, ठीक है, उनसे उन्होंने एक टेरिटरी एक्वायर करी, ठीक, दैट इज गोवा। और गोवा ही पहली टेरिटरी थी इंडिया में जो कहीं ना कहीं पहली बार किसी यूरोपियन की पावर के अंदर मतलब डायरेक्टली उनके अंडर आई। दैट तो वो यूरोपियन पावर थी पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली किसी भी यूरोपियन पावर में कौन पुर्तगाली है, पुर्तगाल पहली बार कोई इंडिया की टेरिटरी किसी उसके डायरेक्टली कब्जे में आई थी, ठीक, यूरोपियन पावर ने जिसको कंट्रोल करा, ठीक। इसके अलावा इनके समय पे अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर इंडिया में हम बात करते हैं सिंपली, जैसे कि हम सबको पता कि 1829 में, ठीक, विलियम बेंटी के समय पे जो सती सिस्टम जो था, जिसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। अगर इनकेस किसी प्रकार की सती जैसी एक्टिविटीज़ होती है तो उसको इक्वल टू मर्डर के बराबर रखा गया था, उसको उसी प्रकार से सजा दी जाएगी। इसके जो एफर्ट्स करे थे राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन वो अलग था, वो ऑल इंडिया लेवल पे था। ये एक छोटी सी उसकी बात करें जहाँ इनका पुर्तगाली का जो कब्जा था, वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ पर रोक लगाने की कोशिश की और कुछ हद तक उन्होंने रोक भी लगाई। तो सती सिस्टम को उन्हें अबॉलिश करा, ठीक। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर थे जिनका नाम था नीना द कुना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके समय पे 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले इंपॉर्टेंट कि उन्होंने जो हेडक्वार्टर था वो पहले कोचीन हुआ करता था, कोचीन से गोवा ले गए, यानी कि अल्बुकर्क ने तो अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने तो उसको जीत लिया मतलब उन्होंने एक्वायर कर लिया बीजापुर सुल्तान से। अब पहले जो उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था कोचीन था, ये चाहते तो थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो गोवा लेके गए, है ना। कोई नई टेरिटरी हमने बनाई है, अगर उसको इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दे देते तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी जो पावर थी वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने तुरंत क्या करा, कोचीन से तुरंत कहाँ ले गए, गोवा ले गए। इसके अलावा इनको एक बसैन करके आइसलैंड था, वो इनको मिला था। तो नीना द कुना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्होंने हेडक्वार्टर ट्रांसफर का, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कोचीन से गोवा ले गए। इसके अलावा एक आइसलैंड था, आइसलैंड बसैन उनको मिला था, जिससे बहादुर शाह से इसलिए मिला था कि बहादुर शाह कहाँ के थे, गुजरात के। उन्होंने इनके ऊपर जब हुमायूं ने अटैक करा था उसमें हेल्प करी थी किसने, पुर्तगाली ने, तो उनको बदले में फिर बसैन मिला था, जो आइसलैंड बसैन मिला था। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और बाकी इससे जो आगे की चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करेंगे अगले वाले लेक्चर में।